हेलो दोस्तों। आज उत्तराखंड के पीसीएस और जो हमारा महाधिवक्ता कार्यालय है उसके एग्ज़ाम को लेके मैं थोड़ा करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा। जैसे आपको दिख ही रहा होगा कि इसमें कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। अभी टोटल क्वेश्चन इसमें 25 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। तो अगर आप लोग साथ साथ बने रहेंगे तो उसमें क्या है, हमें बढ़िया मज़ा आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में। और मेरी कोशिश ये रहे कि इसमें से कम 25 में से कम 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में आए। अभी एफआरओ में 12 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बहुत ही बढ़िया पूछे गए थे। तो एफआरओ भी अपना आप में काफ़ी अच्छा पद होता है। तो ऐसे में क्या है, उसी के सापेक्ष मैंने क्या है क्वेश्चन बनाए हैं जो उत्तराखंड से संबंधित हैं। इसमें उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी होंगे और अन्य चीज़ें रहेंगी। इसके तुरंत बाद में दूसरा वीडियो जो बनाऊंगा वो उत्तराखंड में बजट के लिए बनाऊंगा। तो बजट को देखने के लिए आपको क्या है, संस्थान से जुड़ा रहना पड़ेगा, चैनल से जुड़ा रहना पड़ेगा। तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए क्या है सीधे सीधा काम की बात करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान ये कहाँ पर है? ये देहरादून में। पहली बात, यानी एक ही क्वेश्चन में आपके, जैसे मैं 10 क्वेश्चन लिखे हैं, 10 में से आगे कम से कम क्या है 15-16 क्वेश्चन और क्या हो जाएंगे, एडिशनली सॉल्व हो जाएंगे। तो देहरादून में संस्थान है तो भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान। इसने यहाँ पर देहरादून में क्या है, एक 127 करके TA करके, यानी टेरिटोरियल आर्मी है। इसने हाल ही में एक संस्था के साथ, जो हमारी संस्था का नाम है गढ़वाल राइफल इको टास्क फोर्स, ठीक है, गढ़वाल राइफल इको टास्क फोर्स, इसके साथ मिलके एक एक्सपीडिशन भी कह सकते हैं, अभियान किया है, या एक अभियान के लिए काम कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन ये आता है कि इसके लिए क्या है, किस मुद्दे को लेकर उन्होंने क्या है एक MOU किया है। MOU मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये किस साथ किया है? तो दोनों के नाम आएंगे 127 TA, ठीक है ना, ये टेरिटोरियल आर्मी है, और प्लस गढ़वाल राइफल, इन दोनों ने मिलकर क्या है भारतीय मृदा जल संरक्षण संस्थान देहरादून में एक MOU किया है। वो MOU किस चीज़ के लिए था? तो निश्चित है किस लिए होगा, मृदा जल संरक्षण के लिए। जो मृदा जल यानी जमीन के अंदर जो पानी है उसका संरक्षण करना है, इसको मृदा जल संरक्षण कहते हैं। यानी जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, जमीन के नीचे पानी जो होता है उसको लेके। जमीन के नीचे पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। देहरादून से लेके ऋषिकेश तक जो श्यामपुर वाला क्षेत्र है, वहाँ पर जमीन के अंदर पानी बहुत जल्दी निकल जाता है। यानी अगर आप 10 मीटर भी खोदोगे तब भी पानी निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या है, उस पानी को कंजर्व करने के लिए, रिजर्व करने के लिए, उसका प्रोटेक्शन करने के लिए ये MOU हुआ है। एक प्रकार से क्या है, ये हमारा क्या है, जो इकोलॉजी वाला क्वेश्चन हमारा था, एनवायरमेंटल क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। उत्तराखंड पीसीएस में इससे आना बिल्कुल निश्चित है कि एनवायरमेंट वाले सेक्शन से 100% पेपर में क्वेश्चन रहेंगे। बेसिक क्वेश्चन भी होंगे, टाइम मिलेगा तो मैं उसका बनाऊंगा वीडियो, नहीं तो जो चीज़ें चल रही है उसमें तक जो करंट अफेयर्स रहेंगे उनको हम इसमें साथ साथ ऐड करते रहेंगे। तो क्वेश्चन यही बनेगा, भारतीय मृदा जल संरक्षण संस्थान देहरादून द्वारा 127 टेरिटोरियल आर्मी प्लस गढ़वाल राइफल का जो इको टास्क फोर्स है, गढ़वाल राइफल का इको टास्क फोर्स, उनके बीच में किस चीज को लेके क्या हुआ है, आपस में एक MOU हुआ है। तो आंसर आएगा मृदा जल संरक्षण। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, FRI देहरादून द्वारा किस देश के साथ हाईटेक नर्सरी पर वर्चुअल ट्रेनिंग की गई? हाईटेक नर्सरी मतलब क्या होता है? जैसे हमारे देश में आता है, जैसे आपने सुना होगा, जो देहरादून में रहने वाले उन्हें पता है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, किचन गार्डन करते हैं। लेकिन उसी को लेकर क्या, जैसे लोग अपने घरों की छतों पर क्या कर सकते हैं, हाइड्रोफोबिया जैसे होता है वह है ना, पानी में उगाना, कई सारी इस तरह की चीज़ें रहती हैं। वही आपको क्या है, ज़मीन के ऊपर या अपनी छत के ऊपर भी क्या है, लोग किचन गार्डन करें या इस तरह काम करें कि मतलब आदमी आने वाले समय में कम से कम अपने जो अन्न उगा सके। अब देखो, छत के ऊपर गेहूँ चावल तो नहीं होगा, लेकिन सब्जियाँ और जैसे नॉर्मली हमारा मशरूम वगैरह होता है, इस तरह की चीज़ों की खेती आदमी अपने घर पर कर सकता है। तो ये हाईटेक नर्सरी वही है। तो ये FRI देहरादून द्वारा किस देश के साथ हाईटेक नर्सरी पर वर्चुअल ट्रेनिंग की गई है? तो निश्चित है जिस देश के साथ हाईटेक नर्सरी की ट्रेनिंग की गई होगी, वो निश्चित वो ऐसा देश होगा जहां पर क्या है, इस तरह की नर्सरी के लिए, मतलब नर्सरी वाला ही काम हो सकता है। बड़े बड़े प्लॉट्स या बड़े बड़े खेत में जैसे इंडिया में ऐसा नहीं होगा वहाँ पर। इसलिए उन लोगों ने उस क्षेत्र में काम किया होगा और उन्हें बहुत तगड़ा अनुभव होगा। इसी बेसिस पे क्या है, ये आपस में इन्होंने क्या है एक वर्चुअल ट्रेनिंग की है। आंसर आता है श्रीलंका। तो श्रीलंका के साथ क्या है, FRI देहरादून ने क्या किया, हाल ही में ये हाईटेक नर्सरी पर काम किया है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख सकते हो। अगर तीसरा क्वेश्चन है, 18 जनवरी 2022 को
पृथ्वी के करीब से गुजरा हुआ एस्ट्रॉइड का नाम क्या है। एस्ट्रॉइड जो होते हैं, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। एस्ट्रॉइड्स का मतलब सीधा ये होता है जो पृथ्वी से के कई 100 गुना बड़े होते हैं, यानी पृथ्वी का जो आकार है उससे कम से कम 2, 3, 4, 500, 300, 400, 500 या 100, 200, 50, 60, 70, 80 किसी भी साइज का एस्ट्रॉइड हो सकता है। जो टूटते हैं, जिसने बिग बैंग पढ़ा हुआ है, जिसने ब्रह्मांड पढ़ा हुआ है, उसको ये बात समझ में आती है कि एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है ना। तो 18 जनवरी 2022 को पृथ्वी के करीब से गुजरा एस्ट्रॉइड का नाम क्या है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एस्ट्रॉइड जो गुजरते रहते हैं, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट इसलिए क्वेश्चन हुआ क्योंकि इस एस्ट्रॉइड को नाम लिखा वो उत्तराखंड के एक वैज्ञानिक ने रखा है। ठीक है ना। तो जो हमारा नैनीताल में आर्यभट्ट प्रेक्षण संस्थान है, जहाँ से ये भेजा गया था, वहीं से एस्ट्रॉइड गुजारा गया था। तो ये एस्ट्रॉइड का नाम क्या बताया गया है, 1994 पीसी रखा गया इसका नाम। और मतलब ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इस एस्ट्रॉइड का नाम क्या है, 1994 पीसी रखा गया है। और इसका नाम किसने दिया था, डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने। डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने ये नाम दिया है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान प्रयोगशाला जो हमारी नैनीताल में है, वहां पर से क्या है ये नाम दिया गया है। उत्तराखंड के व्यक्ति का नाम आता है या उत्तराखंड की संस्था का नाम है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1994 पीसी इसका नाम है। अगला देखते हैं, पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र विद्या में। पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र मतलब भारत में 28 स्टेट हैं, प्रत्येक स्टेट के अपने अपने क्या होते हैं, पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र होते हैं। ऐसे क्या है, पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र विद्या में ढोल वादन, मैंने आपको आंसर पहले इसमें बता दें कि इसको जो व्यक्ति है जिसको ये मिला है ढोल वादन में, यानी उत्तराखंड का ढोल है, फेमस है जो ढोल बजता है। ठीक है ना। राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रतियोगिता हुई थी देहरादून में। ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी, पारंपरिक लोक कला वाद्य यंत्र जो ये प्रतियोगिता हुई, यानी भारत से, पूरे भारत से बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने क्या है अपने अपने वाद्य यंत्रों को यहाँ पर बजाया था और राष्ट्रीय स्तर पर क्या है प्रतियोगिता की गई थी। इसमें यानी पारंपरिक लोक कला वाद्य यंत्र विधा में राष्ट्रीय स्तर पर किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो आंसर आता है अंजू। छोटी बच्ची है अंजू, छोटी बच्ची मतलब मेरे हिसाब से छोटी बच्ची, वैसे इतनी छोटी बच्ची नहीं है, लेकिन ये है कि ढोल वादन में क्या है, अभी ये पढ़ाई कर रही है, अभी कंपटीशन क्षेत्र में नहीं आई है, तो पढ़ाई करे तो उन्होंने ढोल वादन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंजू ये देहरादून की रहने वाली है। तो ढोल वादन इन्होंने वहाँ पर ढोल बजाया, जिसके कारण क्या वो नंबर 1 स्थान मिला उन्हें। ये उत्तराखंड की है, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूजीसी की ओर से A+ रैंक प्राप्त करने वाला राज्य का यूनिवर्सिटी कौन सी है। यानी उत्तराखंड राज्य की वह यूनिवर्सिटी जिसको A+ रैंक प्राप्त हुआ है। अभी तक यूजीसी की ओर से उत्तराखंड में किसी भी यूनिवर्सिटी को A+ रैंक नहीं दिया गया है। आंसर आएगा उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। नाम याद रखिए, उत्तराखंड मत करना, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी नाम है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपको उसमें किसी प्रकार का, या उत्तरांचल विश्वविद्यालय हिंदी में कहेंगे, उत्तरांचल यूनिवर्सिटीज को आप इंग्लिश में कह सकते हो। इंडियन स्किल नेशनल कंपटीशन, एक कंपटीशन हुआ था इंडियन स्किल नेशनल कंपटीशन, इसमें उत्तराखंड ने कितने सिल्वर जीते थे, तो आंसर आएगा 2 जीते थे इसमें। ठीक है ना। तो यहाँ उत्तराखंड के लोग गए थे जिनके प्रतिभाग किया था, उनको है 2 सिल्वर मिले इसमें। तो इस नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट में काउंट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने छांट के रखे हैं, मे बी इनमें से क्वेश्चन बने। भक्त दर्शन गौरव पुरस्कार के बारे में सबसे पहले बात, भक्त दर्शन गौरव पुरस्कार हमेशा क्या है, उच्च शिक्षा में दिया जाता है, यानी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाता है। पहला बात इसमें आती है। बाकी 3 लोगों के नाम आते हैं इसमें। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा क्या दिया जाता है, भक्त दर्शन गौरव पुरस्कार दिया जाता है। भक्त दर्शन उत्तराखंड के वो व्यक्ति जो लगातार 4 बार यहाँ से MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे, ये उत्तराखंड में देखेंगे हम क्वेश्चन आंसर अगर वहाँ से कुछ बनेंगे। तो 4 लोगों के नाम आता है, कमल किशोर पांडे, ये प्रोफेसर हैं, निश्चित है प्रोफेसर ही होंगे। ठीक है, एक कमल किशोर हमारे वो भी थे जो सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर थे, दिल्ली में रहते हैं। दूसरा है अहमद परवेज, ये प्रोफेसर हैं, डॉक्टरेट की उपाधि दी है। और तीसरे हमारे अशोक कुमार। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने में क्या दिक्कत होती है, क्योंकि 3 लोगों के नाम है, कमल किशोर पांडे, अहमद परवेज और अशोक कुमार। तो निश्चित है यहाँ पर समस्या क्या होगी, 3 लोगों के नाम है, चौथा ऑप्शन में कुछ ना कुछ नाम रख देगा और बोल देगा आयोग के भक्त दर्शन गौरव पुरस्कार में कौन शामिल नहीं है जिन्हें उत्तराखंड से मिला। तो एक ऐसा मिलता जुलता कोई नाम रख देगा, इसलिए आपको तीनों नाम याद करने बहुत आवश्यक है। अशोक कुमार, अहमद परवेज और कमल किशोर पांडे, ये तीनों नाम आपको याद रखने बहुत जरूरी हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष के बारे में है। तो बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष
ठीक है, अभी हाल ही, ठीक है, तो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष के बारे में आपको पता है कि लास्ट टाइम जो हमारे त्रिवेंद्र रावत सरकार थी, जिसमें त्रिवेंद्र रावत सीएम थे, उन्होंने क्या किया था, चारों धामों को क्या है गवर्नमेंट के अंडर करने की कोशिश की थी। कोशिश मतलब ये था कि नियंत्रण रहे, जैसे हमारे वैष्णो देवी है ट्रस्ट है, या फिर दक्षिण भारत में बहुत सारे मंदिर रहते हैं, ऐसे इनको भी करने की चेष्टा की गई थी कि मंदिर हमारे उसके अधीन आए। और उसके तहत लास्ट टाइम क्या है, जो अंबानी है उनके पुत्र को उसका मेंबर ही बना दिया गया था, कागजों में बना दिया गया था। लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री सभी चारों धामों के लोगों ने इसका विरोध किया कि हमारे हक हकूक नहीं मानने चाहिए। उसी को लेके क्या है, लास्ट में सरकार ने क्या है, चुनाव से पहले पहले क्या है, अपने ये निर्णय वापस ले लिया। आपको पता है चुनाव से पहले बहुत सारे निर्णय वापस लिए गए हैं। इसका मतलब सरकार में कमी थी, या सरकार का जो एक पैरामीटर था वो क्या कई लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए वापस ले लिया गया था। खैर जो भी है वो राजनीतिक मामले हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के नए अध्यक्ष कौन है, तो आंसर आएगा अजेंद्र अजय भट्ट। अजेंद्र अजय भट्ट, ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना, अजेंद्र अजय भट्ट का नाम आएगा इसमें। अगला है उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, कुसुम कंडवाल का नाम आएगा, कुसुम कंडवाल। ये उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की नवनिर्वाचित अध्यक्ष है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जो लोग क्या सरकारों में बहुत लंबे टाइम से काम करते हैं, अगर उनको कोई टिकट नहीं मिलता है, किस तरह की चीज़ें होती हैं, तो फिर उनको क्या इस तरह के क्या है संस्थाओं में क्या अध्यक्ष बना दिया जाता है, जो अपना में काफ़ी अच्छी जगह होती है काम करने के लिए। यहाँ पर भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो सभी लोग महिलाएं जो आयोग के अध्यक्ष हैं या इससे पहले जो भी रही हैं, सभी ने अच्छा अच्छा काम किया ही है, रिपोर्ट आती रहती है। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आंसर आता है गीता खन्ना का नाम आता है, गीता खन्ना। इनकी नियुक्ति भी हाल ही में हुई है। तो कुसुम कंडवाल महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, गीता खन्ना। तो इस वाले सेक्शन में 10 क्वेश्चन थे। इसके बाद अगले हम क्या है 10 क्वेश्चन और करते हैं, उनको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन देखते हैं इसमें। उत्तराखंड स्वास्थ्य नीति को लेकर क्वेश्चन है। जैसे कोविड रहा यहाँ पर, तो बहुत सारी कमियां सरकार में देखी गई, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किए, लेकिन सरकार सरकार होती है, जनता जनता होती है। हम वो सब नहीं कर पाते हैं जो सरकार के आगे होती है। सरकार के पास जो क्या पावर्स होती हैं वो एक आम नागरिक नहीं कर सकता, लेकिन प्रत्येक नागरिक अपने स्तर से बहुत कुछ कर रहा था कोविड के टाइम में। तो उसी से इन्फ्लुएंस होकर सरकार ने उत्तराखंड स्वास्थ्य नीति के बारे में बात करनी शुरू की है। आज जो डेट है हमारी 20 मार्च है। आज भी क्या आपने सुना होगा कि कोविड के मामले लगातार फिर से बढ़ ही रहे हैं, चाइना जापान के आसपास इन क्षेत्रों में बढ़ ही रहे हैं। तो उसी बेसिस पे दूसरा क्या है, जापान के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आए हुए हैं अभी। अब देखते हैं, पिछली बार तो ट्रंप आया था, उसके बाद कोविड आया था, अब जापान से आए हैं, तो देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है कि दोबारा ऐसा ना हो, ऐसी समस्या ना हो। सभी लोग स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक होता है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, बाकी सब उसके बाद। तो उत्तराखंड सरकार ने भी स्वास्थ्य नीति पे क्या किया है, एक नई पॉलिसी निकाली है। तो पेपर में क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तराखंड की नई स्वास्थ्य नीति कब लाई गई थी। आंसर आएगा 2021 में। 2021 में नई स्वास्थ्य नीति आई है उत्तराखंड सरकार की। सीधा क्वेश्चन है, उत्तराखंड स्वास्थ्य नीति कब लाई गई, 2021 में लाई गई थी। इससे पहले नीतियों में अमेंडमेंट हुआ है बहुत टाइम से। अगला जो क्वेश्चन है इसमें सुशासन सूचकांक को लेकर क्वेश्चन है। सुशासन सूचकांक मतलब कहाँ कहाँ पर चीज़ें ठीक रहती है। लेकिन इसमें मैंने क्या किया, ये 25 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था, और ये नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड का स्थान क्या है। क्वेश्चन ये है कि नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड का स्थान क्या है, उसके अनुसार कौन से। नॉर्थ ईस्ट में जहाँ 7 सिस्टर हैं, यानी इधर से हमारा क्या असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो हमारे 7 सिस्टर्स पड़ते हैं, इसको नॉर्थ ईस्ट वहाँ पर प्लस उत्तराखंड। पहाड़ी क्षेत्र यानी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में आते हैं। तो इनके हिसाब से सुशासन सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। आंसर आता है 3rd स्थान है। उत्तराखंड क्या है, 3री रैंक पे प्राप्त करता है इस समय। उत्तराखंड को 3री रैंक मिली। अगला है दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन में कितनी वृद्धि हुई है। दिव्यांगजन जो हमारे उत्तराखंड में है, उनकी मासिक पेंशन जो मंथली पेंशन उन्हें मिलती है, उसमें कितनी वृद्धि की गई है। तो आंसर आता है 300 रुपीज़ की वृद्धि की गई है। यानी पहले 1000 रुपीज़ थी, प्लस 300 की वृद्धि की गई है। इसमें जो 1000 रुपीज़ होता है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, 300 रुपये क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो ये मासिक पेंशन वाली है, इसमें 2-3 तरह के लोग आते हैं। 2-3 तरह के लोग मतलब क्या होता है, इसमें विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, और अन्य 2-3 पेंशन आती हैं। वो लगभग जो टोटल हो गई है 1200 रुपये हो चुकी है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर मैंने वो क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि दिव्यांगजन वाला क्वेश्चन आ रहा है इसमें। तो दिव्यांगजनों में क्या है 300 रुपये की गई है इसमें।
लेकिन जो इसमें अगर ये है लास्ट में क्वेश्चन है विधवा पेंशन वाला, आयु सीमा, इसमें तो आयु सीमा बताई गई, यहाँ पर मैं बता दूंगा आपको किस तरह से किया गया है। लेकिन आपको क्या है, एक जनरली याद रखना है कि दिव्यांगजनों की मानसिक पेंशन में मासिक पेंशन में कितनी वृद्धि हुई है, 300 रुपीज़ की वृद्धि हुई है। टोटल 1200 रुपये हो चुके हैं, पहले 1000 रुपये था प्लस 300 रुपये क्या है अब सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, टोटल 1200 रुपये हो चुका है। तो जो दिव्यांगजन है उत्तराखंड में उनको क्या है 1200 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। भले इतने पैसे से कुछ नहीं होता है, लेकिन सरकार की तरफ से क्या है थोड़ा सा आपको पैसा मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाती है अगर थोड़ा बहुत कुछ करना चाहता है तो। उत्तराखंड प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली, यानी जो आपको क्या है अपने सिक्योरिटी ऑफिस खोलने पड़ते हैं, या सिक्योरिटी जैसे आपने देखा बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और सिक्योरिटी गार्ड चाहिए होता है, इस तरह की अगर आपको कोई अकेडमी खोलनी है, कोई अपना ट्राइब्यूनल खोलना है, तो उसके लिए अभिकरण बनाया गया है, अभिकरण नियमावली बनाई गई है। अभिकरण मतलब होता है ट्राइब्यूनल, ठीक है ना, यानी उनको लेके जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, सुरक्षा संस्थाएं हैं, अगर वो कुछ गड़बड़ करती है उनकी सुनवाई कहाँ होगी, अगर वो कोई दिक्कत करते हैं उनका ऑथराइजेशन कहाँ से मिलेगा, इन सब के लेके फिर से एक नियमावली बनाई गई है। तो उत्तराखंड प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली कब बनाई गई है, नियमावली 2021 की है, इसको अभी हाल ही में पास किया गया, तो 2021 में हमारा आंसर आएगा। 15वां क्वेश्चन है खेल व मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, यानी उत्तराखंड में लोग खेल की ओर भी क्या अग्रसर हों और वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, सुसाइड ना करें, ठीक है ना, अपने को सेल्फ मोटिवेट रखें, कितनी भी समस्या आ जाए कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरह की चीज़ों के लिए मोटिवेट करने के लिए सरकारें क्या करती हैं, ब्रांड एम्बेसडर चुनती हैं, क्योंकि सरकार खुद ये नहीं कर सकती, या हमारा मुख्यमंत्री या हमारा नेता या फिर जो हमारा लीडर होता है जो हमें लीड करता है वो हमें इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकता, इसलिए क्या है जो सेलिब्रिटी होता है उसको क्या है आगे लाया जाता है, ठीक है ना। ये बेसिकली मेन से क्वेश्चन है कि क्यों हम सेलिब्रिटी को आगे लेके आते हैं, क्यों हमारे पास ऐसे लीडर नहीं है जिनको हम क्या इस तरह की चीज़ों का ब्रांड एम्बेसडर बनाए, या हमारा कोई सीएम ऐसा नहीं होता है या राज्य कोई नेतृत्व तो ऐसा नहीं होता है जो आपको क्या है इतना मोटिवेट कर दे कि आप इन सब चीज़ों की तरफ ना जाएं, ठीक है ना। तो ब्रांड एम्बेसडर हमेशा चुने जाते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है खेल व मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, तो यहीं का बेटा है, यहीं की संतान है ऋषभ पंत, उसको चुना गया, क्रिकेट से रिलेटेड है, तो आप ऋषभ पंत का नाम लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। अभी उनके सन्यासी कुछ चीज़ों से उनकी सन्यासी खबरें थी, तो वो आपको देखनी है किस किस संन्यास लिया है, उसका भी जब अलग से वो चलेगा तो मैं आपको लिखवा दूंगा उसमें। फिर अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड आजीविका महोत्सव कहाँ चलाया गया, तो ये सीधा सीधा आंसर आएगा अल्मोड़ा में। यहाँ पर आजीविका महोत्सव चला है 17-18 दिसंबर 2 दिन चला है, आजीविका महोत्सव कहाँ चला है, अल्मोड़ा में। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, कोरोना से बचाव एक सजग पहल, ये बुक का नाम है, कोरोना से बचाव एक सजग पहल, ये किताब लिखी है डॉक्टर संतोष कुमार ने, संतोष कुमार। तो इस किताब का विमोचन जो किया था वो किसने किया था, उसमें सीएम थे धामी, उन्होंने किया था, तो सीएम धामी के टाइम उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया था। कोरोना से बचाव एक सजग पहल डॉक्टर संतोष कुमार की है। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लगाया गया है, तो सीधा सीधा नॉर्मल स्थान को यहाँ टेलीस्कोप कहाँ लगते हैं, देवस्थल जगह का नाम है, देवस्थल नैनीताल में लगा है, ठीक है। टेलीस्कोप वहीं लगते हैं, एक हमारा देवप्रयाग में भी है, वहाँ पे टेलीस्कोप है, और एक देवस्थल कहाँ पड़ा, देवस्थल जगह कहाँ पड़ती है, नैनीताल में। कभी जगहों के बारे में पूछता बताओ ये जगह कहाँ पड़ती है, तो उसके हिसाब से आता है इसमें। उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव बचाव केंद्र, यानी अगर किसी वन्य जीव को समस्या हो रही है तो उसके बचाव केंद्र के लिए क्या है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को चुना गया है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव बचाव केंद्र है। तो बचाव केंद्र को ध्यान देना, इस शब्द पर फोकस करना है, वन्य जीव बचाव केंद्र कहाँ है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है। ये 19 क्वेश्चन हो गए। 20वां क्वेश्चन है रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर कहाँ खोला गया है, तो रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर जो खोला गया है हवालबाग अल्मोड़ा में खोला गया है, हवालबाग अल्मोड़ा, यहाँ पर ये सेंटर खोला गया है रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर। यहाँ पर क्या है जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बिजनेस करते हैं या जो हमारे परंपरागत जो चीज़ें चलती हैं उनको क्या है और डेवलप करने के लिए, मार्केट में लाने के लिए इस तरह के सेंटर्स खोले जाते हैं। राजस्थान में सबसे बहुत बड़ी मात्रा में खोले गए हैं, महाराष्ट्र में भी खोले गए, उत्तराखंड में क्या है रूरल बिजनेस को जो हमारी परंपरागत चीज़ें होती हैं उनको क्या है डेवलप करने के लिए ये अल्मोड़ा हवालाबाग में खोला गया है, इंक्यूबेटर सेंटर खोला गया है। और बस इसमें कुछ ये 2021 में खोला गया है और 17 दिसंबर को खोला गया है, अगर आपको एडिशनल चीज़ें चाहिए इसमें तो।
अनुपूरक बजट, देखिए इसमें डेट लिखिए 10 दिसंबर 2021। उत्तराखंड का बजट का जो वीडियो मैं आज इवनिंग तक बना दूंगा उसमें, तो उसमें आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें क्लियर हो जाएंगे, और देश का बजट जो है जिससे क्या है उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन आने के चांसेस है वो भी हम यहाँ क्लियर कर देंगे। अभी फिलहाल अनुपूरक बजट के बारे में जो धामी सरकार में पेश किया गया था, सर जो बात है ये धामी जी ने पेश नहीं किया, ये संसदीय कार्य मंत्री ने पेश किया था, क्योंकि आपको तो 10 दिसंबर लिखा हुआ है और बहुत जल्दी आचार संहिता लगने वाली थी। तो अनुपूरक बजट जो 10 दिसंबर वाला है किसने प्रस्तुत किया था? संसदीय कार्य मंत्री ने किया था, और ये कितने का है? 1353, ठीक है, फिगर में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, 790 करोड़ का था। 1353 790 करोड़ का। ज़्यादातर क्या है आपको और नंबर है, इवन नंबर नहीं है, तो याद करना आसान है। सीएम हुनर योजना का संबंध किससे? तो जो हुनर योजना उसका संबंध अल्पसंख्यक से है। किससे है? अल्पसंख्यक, यानी उत्तराखंड में या देश में वे लोग जो संख्या में बहुत कम माने जाते हैं सरकारी आंकड़ों में, उनको अल्पसंख्यक कहते हैं। इसमें हमारे मुस्लिम भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, इनको अल्पसंख्यक माना जाता है। मुस्लिम्स के लिए अभी उत्तराखंड सरकार ने क्या किया था, जो लोग क्या कहते हैं मुंशी, मौलवी या आलिम ऐसी शिक्षाएं ग्रहण करते हैं और उसमें 90% 60% ऊपर लाते हैं, तो उनको लोग क्या है 25,000 रुपये महीना देने की बात की गई है। अगला है उत्तराखंड की आदिम जनजातियाँ कौन सी हैं? तो बुक्सा और राजी को माना गया है आदिम जनजातियाँ। उत्तराखंड में 2 ही आदिम जनजातियाँ मानी गई हैं, जो निर्धन है और बहुत ही पिछड़ी हुई हैं, उन्हीं को आदिम जनजाति कहा जाता है, बुक्सा और राजी। वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना की सब्सिडी कितनी है? पहले ये 10 लाख रुपए पे थी, ठीक है, 10 लाख रुपए थी, और अभी क्या है 50% सब्सिडी हो चुकी है 15 लाख रुपए पे। पहले केवल क्या है 25% सब्सिडी देते, अब क्या है 15 लाख 50% सब्सिडी देते हैं। विधवा पेंशन योजना की आयु सीमा कितनी है? 40 साल से 79 ईयर तक है। विधवा पेंशन आयु सीमा कितनी है? 40 से 79। बाकी इससे आगे अगले वीडियो में रहेगा, बहुत जल्दी मिलते हैं।